अच्छा कंपनी ऑनलाइन नहीं ये डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन हम जा रहे हैं जाओ देखो तो जाना तो जी अभी बिजली चला गया ना वो पानी भर जाएगा आनंदित पालमेंट देख सकता है आनंदित पाल हाँ वो साइड मैडम हाँ बोला है नहीं आता नहीं विवेक ये क्या है आता नहीं आया आया म्यूट नहीं म्यूट क्यों हाँ बोलो स्टार्ट वीडियो मैडम हाय गाना मुझे नहीं है कोई रिस्पेक्ट नहीं है करंट भी चला today doesn't tell. This month total 10. Shiva. Ten. I will write. Webinar Hindi. Sir. ठीक है चालू हो गया तो నేను అందుకే మీకు ఆయన వచ్చాడు ఆడుతానండి ఇది కాదు సమస్య వచ్చింది మన బ్యాక్ మన సార్ మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరు आप सभी को मेरा नमस्कार। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और इस संस्थान के निदेशक Yes sir.
Given to Madam given 550 or what you were telling I didn't get my morning 200 given you didn't write I'm seeing Chris. what is the amount you are telling me Just మీరు ఒకసారి అడగండి మేడం ఎవరిబడి I got madam. I'm already in that. Hello? Am I audible to everyone? Hello? I am audible, madam. Is it audible? Good morning. Yeah, I am audible. Anuradha madam, is it audible? You can say yes, it is okay. Sir, Please I am say it's there. okay madam, it is I'm okay. Anuradha madam, is it audible? Yes, audible. Please Audible. unmute madam. Unmuted. Audible. Dr. Manivel sir? Yes, it is audible, madam, for me. Dr. Manivel sir, is it audible? Yeah, it's audible. Are you listening my music? వినిపిస్తుందమ్మా వినిపిస్తుంది లేదా Hello. Yes, sir. Hello. హలో ఓకే I don't know హలో only told you Kiran sir, is it audible? Please unmute and talk. Kiran, please unmute and It's audible, but somewhat voice should be more. Okay. Kiran Kiran, is it okay? Okay, sir, but voice is somewhat Sir, your low, sir. voice is not audible sir. Kiran sir. my me given na No. sir Nurgar illa Nurgar don't know for this amount Vishwa, you mute your system, please. for that 10 20 rupees na 20 rupees balance 80 rupees you give balance 80. సరే అడగండి మీరు మాట్లాడండి ఓకే సార్ Is my voice audible to everyone? ఎస్ Okay. How much in the morning? Please unmute and speak. Is my voice is audible? yes Okay. ఓకే Go ahead. आप सभी को मेरा नमस्कार। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर डी दामोदर रेड्डी महोदय, पार्लियामेंट अनुवादक एवं संपादक नई दिल्ली से श्री जसविंदर जी, हैदराबाद से हिंदी प्रोफेसर श्री अंबादास जी, इस संस्थान की प्रभाग प्रमुखों, अनुवाद अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी वित्त एवं लेखाधिकारी, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासन, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य और अन्य कर्मचारियों को इस हिंदी दिवस के समारोह पर स्वागत है। अब मैं श्रीमती शैलजा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रार्थना गीत प्रस्तुत करें। सा स्या रि स नी नी स नि पा पा नि प म प द प म नि दा दा द स पा प नि मा प म ग म प नि सा मा सरस्वती शारदे मा सरस्वती शारदे पूर्णिस अज्ञान उदरिसे पूर्णिस अज्ञान उदरिसे विद्या लाइन ऑडियो से लग जाए ना शारदे मा शारदे सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को
हे सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हम शिशु हैं अज्ञानी जिन चरणों का प्यार दे हम शिशु हैं अज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे वीणा पानी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद शैलजा जी। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गीत। जय जय कृषि परिषद भारत की सुखद प्रतीक हरित भारत की कृषि धन पशुधन मानव जीवन दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी पारिस्थितिकी का संरक्षण शस्य श्यामला छवि भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक मरुधरती शिक्षा शोध प्रसार सकल तक आशा समर्पित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। యూనిఫామ్ కూడా 2003 3 का 4 का 16 15 जिसकी भाषा है हिंदी भारत की आशा है हिंदी जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। इस कविता के साथ हमें आज का कार्यक्रम शुरू करें। अब मैं श्री राकेश दुबे जी से प्रशासनिक अधिकारी अनुरोध है कि वे माननीय कृषि मंत्री जी का संदेश पढ़कर सुनाएं। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद डॉक्टर हेमलता मैडम। इस अवसर पर हिंदी दिवस के अवसर पर हमें माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक शुभ संदेश प्राप्त हुआ है, वो मैं आप सभी के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। और हिंदी दिवस 2020 के शुभ अवसर पर आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। हमारे देश की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हम यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत विविध भाषाओं, बोलियों एवं संस्कृतियों का देश है, जिसका गौरवपूर्ण इतिहास हिंदी में उपलब्ध है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अविरल धारा मुख्यतः हिंदी भाषा से ही संरक्षित रही है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोगों और सरकार के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की अहम भूमिका रही है। यह भारत के संविधान में उल्लिखित भावनात्मक एकता को मजबूत करने का भी माध्यम है। विश्व में उस देश को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है जहाँ के लोग अपनी भाषा में सोचते और लिखते हैं। मौलिक लेखन व कामकाज की अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति सभी के लिए बहुत ही सहज व सरल होती है। राजभाषा हिंदी के माध्यम से अपनी समृद्ध बौद्धिक परंपरा के साथ आधुनिक ज्ञान को मिलाकर हमने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। संपूर्ण विश्व के पटल पर विश्व शक्ति के रूप में उभरते हुए भारत की संकल्पना के संदर्भ में
ज्ञान, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सूचना, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के माध्यम से संप्रेषण में क्रमागत वृद्धि एक उल्लेखनीय प्रगति है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और जो अधिकांश लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन भी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के लिए नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं तैयार करता है जिनका लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए उनका जन भाषा में प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से इस दिशा में निकट भविष्य में हमें सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर मंत्रालय के विभिन्न विभागों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं इसके सभी संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले हिंदी दिवस सप्ताह पखवाड़ा मास 2020 के सफल आयोजन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र सिंह तोमर, नई दिल्ली, 14 सितंबर 2020। ये बड़ा ही अच्छा भाषण था, इंस्पायरिंग जिसे कहते हैं हिंदी में भाषण था हमारे माननीय मंत्री जी का। प्रेरणात्मक भाषण था। तो हर साल आता है भाषण इस तरह के जो कि हमें हिंदी में और आगे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित। तो यहाँ का संस्थान मुझे लगता है अच्छा काम कर रहा होगा हिंदी में, तो इससे हम और भी थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ भाषण वाला। अच्छा वीडियो के बाद, सॉरी थैंक यू। धन्यवाद महोदय। अब महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वीडियो संदेश। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक पहचान है। साथ ही सभी जगह विभिन्न बोलियों का प्रयोग होता है। इन सब के बावजूद हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था और उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आग्रह भी किया था। स्वतंत्र भारत में लंबे विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया और भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों को शामिल किया गया। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज हिंदी का महत्व राजभाषा, संपर्क भाषा और विश्व भाषा के रूप में बढ़ रहा है। वर्तमान में हिंदी विश्व स्तर पर चौथी ऐसे भाषा है जिससे सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। इस अवसर पर मैं परिषद के सभी संस्थानों, केंद्रों के प्रमुखों से अनुरोध करता हूं कि वे राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा संकल्प 1968 और समय समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं तथा साथ ही यह अपील करता हूं कि सरकारी कामकाज में सरल, सहज एवं आम जनता के समझाने योग्य हिंदी के प्रयोग भी करें। विशेष बल इसके ऊपर दिया जाना चाहिए। यह अपेक्षा है कि हिंदी
अनुवाद की भाषा ना रहे, हिंदी को सरकारी कार्यों में प्रमुखता मिले, हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को गौरव का बोध हो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी को सरकारी काम में गरिमामय स्थिति मिले, इसके लिए प्रयास किए जाए। परिषद के सभी संस्थान केंद्रों से अनुरोध है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश एसओपी को ध्यान में रखते हुए हिंदी दिवस, सप्ताह, पखवाड़ा, माह 2020 से संबंधित कार्यक्रम को यथासंभव ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया जाए। मैंने परिषद एवं अधीनस्थ संस्थानों ने इस अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के सफल आयोजन की कामना करता हूं। इस संस्थान के इच्छुक कर्मचारियों की भागीदारी। पहले श्री राकेश दुबे जी, प्रशासनिक अधिकारी एवं सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। भाषण लिखा हुआ है, भाषण तो नहीं देना आता मेरे को, पर हिंदी से संबंधित कुछ चीजें सर आपके साथ जो है ना मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि निदेशक महोदय ने भी बताया ना कि हिंदी में सबसे बड़ा सर प्रशासन में और साइंटिफिक उसमें है कि हम सरल भाषा का प्रयोग करें। ऐसे कलिष्ट कहते हैं हिंदी में, ऐसे बहुत हार्ड जानकारी आर्थिक की तरफ से शिक्षा आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियां हैं, कंप्यूटर లో రావట్లేదు। तो मैं आप सब लोगों के बीच में ये बात अपनी रखना चाहूंगा कि हिंदी जो है ना बहुत सरल भाषा है और बहुत प्यारी भाषा है और बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्ति करने वाली भाषा है, जिसको हम दूसरे को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। सभी भाषाओं में है, पर हिंदी में जो एक समझाने का जो है ना जो तरीका है, वो पूरी वोकैबुलरी जो है उसकी पूरा जो एक समृद्ध जो है ना शब्दकोश है, शब्द भंडार है, बनस्पत और भाषाओं के जैसे और भाषाओं में कई भाषाएं सम्मिलित होती हैं। हिंदी में भी कई भाषा जो है संस्कृत के भी शब्द यूज किए जाते हैं और इंग्लिश के भी कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, पर फिर भी हिंदी एक पूरी एक समृद्ध भाषा है अपने आप में, तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। पर हमने देखा है कि सरकारी कार्यालयों में जो ना हम लोग जो ना क्लिष्ट शब्दों की ओर जो ना ज्यादा जो ना भागते हैं कि भाई हिंदी बहुत क्लिष्ट भाषा है। क्लिष्ट भाषा हिंदी जब बनती है जब हम उसको जो ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अब रेलगाड़ी को आप ट्रांसलेट करेंगे ना तो बहुत क्लिष्ट शब्द बन जाएगा, तो वी कैन यूज इन हिंदी ट्रेन आल्सो। और कई ऐसे शब्द हैं जिनका जो ना वोकैबुलरी में जो ना बहुत दिक्कत वाला काम है, तो अपने को ये सबसे पहले हिंदी में अगर अपन पढ़ना चाहते हैं आगे, तो उसमें सबसे पहले हमको ये करना होगा कि अपना माइंडसेट ऐसा बनाना होगा कि हम बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करें जो एक दूसरे को जो ना सब लोग समझ सकें आसानी से। ये हमारा संस्थान अभी इधर साउथ का संस्थान है तो दिक्कत होगी लैंग्वेज का, पर थोड़े प्रयासों से वी कैन शुरू कर सकते हैं। जैसा प्रशासन में है, छोटे जो ना चीजों से हम शुरू कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी हमारी जिसको प्रशासनिक शब्दावली कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे शब्द जो डे टू डे यूज होते हैं, इंग्लिश में यूज होते हैं, तो उनको हम जो ना हिंदी में अनुवाद करके उसका वो धीरे धीरे वो जो ना शब्द प्रयोग में हम ला सकते हैं डे टू डे भाषा में। और दूसरा भी आईसीआर में और पूरा ऑल ओवर इंडिया में हुआ है कि जैसे आपने कोई इंग्लिश का जो ना
लेटर लिखा या इंग्लिश का कोई भी जो है ना आपने चिट्ठी लिखी, तो अगर उसमें जो है ना 2 लाइन का ऊपर कवर नोट जो है ना वो हिंदी का लग जाए, with reference to your letter number so and so, kindly find enclosed the letter enclosed, और उसमें ये ही लिखना है 2 लाइन कि कृपया संलग्न पत्र पाएं, पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना के संबंध में कृपया संलग्न पत्र आपके अवलोकन हेतु प्रस्तुत, नीचे साइन हिंदी में साइन करके, तो वो आपका एज ट्रीटेड एज हिंदी कॉरेस्पॉन्डेंस। ऐसे ही जाना डिस्पैच, डायरिंग डिस्पैच जैसे रजिस्टर है उनमें भी हम शुरुआत कर सकते हैं छोटे छोटे शब्दों की। जैसे आजकल तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आ गया है, उसमें आप हिंदी में लिखिए कि अनुमोदित, तो ANUMODHIT अनुमोदित लिखें आप, तो वो ट्रांसलेट अपने आप कर लेता है। तो अपना जैसे ई ऑफिस हमने शुरू किया है, तो छोटे छोटे जो ना वर्ड्स हम बना के रख लें सर हिंदी के, और उन्हीं को जो है ना क्विक उसमें पेस्ट करके, एक ऑप्शन है ये ऑफिस में क्विक, तो उसी में ही पेस्ट करके और हम वो यूज करते, तो ऐसा लगेगा कि वी आर यूजिंग हिंदी, और उसमें कुछ भी नहीं है सर जो ना। जैसे अनुमोदित है, अनुमोदित का अप्रूव्ड, तो आप उसमें सेव करके लिख लीजिए ANU अनुमोदित, ANUMODIT, वो आपको ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में, और आप जाके जना उसको बस क्लिक करना है, वो अपने आप जना आपके जना टॉप में आ जाएगा, सेव हो जाएगा। ऐसे ही कई आप बना सकते हैं अपने अपने तरीके से। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अप्रूवल है, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, इसका बना के रख सकते हैं। सैंक्शन, इसका स्वीकृत, पूरा वर्ड नहीं लिखना सर, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना अपने को, ऐसे ही जना पुट इट अगेन, दोबारा प्रस्तुत कीजिए। अनुमोदित यथा प्रस्तावित है, अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड। ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जो ऑफिसर्स लेवल पे तो हम आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। नीचे ड्राफ्टिंग लेवल पे भी बहुत अच्छा जो है ये सॉफ्टवेयर जो आ गया है ना, आपको जो है ना हिंदी जानने का जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश में लिख लीजिए उसको, और उसको जो है ना वहाँ पे हिंदी के उसमें टाइप करेंगे, आप इंग्लिश के कीबोर्ड पर टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। फॉन्ट्स में टाइप करने में दिक्कत आती है कि जिसको टाइपिंग आती है वो फॉन्ट्स में, तो ये शुरुआत कर सकते हैं हम। कुछ जो है ना हमारे काउंसिल में जो है ना कुछ अपने मंथली, वीकली एंड 6 मंथली, 3 मंथ के कुछ हिंदी में जो निकालता है, दीपा सर निकालता है हिंदी में पब्लिकेशन, वो हम अपने लाइब्रेरी में मंगवा सकते हैं और उनका थोड़ा धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तो एक वो बहुत अच्छा आइडिया है सर जो है ना प्रचार प्रसार के लिए जन संस्थान में। और दूसरा जो है ना एक दिल्ली में जो ना ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल CSTT, इट्स अ कमीशन फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी। तो इनके पास जो है ना मैडम इनके पास हर भाषा के, हर आपकी फील्ड के, जैसे जो ना क्रॉप साइंस है, जैसे जो ना कोई भी फील्ड है आपकी, जो ना हॉर्टिकल्चर है, क्रॉप साइंस है ना, इंजीनियरिंग है, इन सब के जो ना सब्जेक्ट वाइज जो है ना आपको ग्लोसरी मिल जाएगी। जैसे हमारी प्रशासनिक ग्लोसरी होती है ना, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज सारा प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोडक्शन, हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी। तो वो बहुत अच्छा एक जरिया बन सकती है हमें आगे जो ना छोटा छोटा लेख या छोटे छोटे जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट वगैरह लिखते हैं, वो लिखने में वो हमें काफी मदद कर सकती है। ऐसे सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट है दिल्ली में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, तो वहाँ छोटी छोटी किताबें मिलती हैं सर बच्चों के पढ़ने की, तो बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा, और मतलब बहुत अच्छी भाषा है उसमें। वो संस्थान बनाया इसीलिए गया है कि आप जो ना हिंदी का जो ना सरल भाषा में उपयोग करें। तो ये सरल भाषा में उपयोग करना अगर जिस दिन जो ना सर अपन शुरू करेंगे ना, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अपन ट्रांसलेट के पीछे पढ़ेंगे तो वहाँ जो ना हमेशा जो ना आपको हिंदी भाषा लिखने में, बोलने में वहाँ कठिनाई आएगी। तो यही मेरा एक सर पॉइंट था। धन्यवाद। हाँ, एक और बात और बताना चाहूंगा हिंदी के संबंध में, आप लोगों को शायद नॉलेज होगा, सर को तो होगा नॉलेज है
कि हिंदी को जाना अभी राजभाषा है, अभी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। भाषा भी है और भाषा भी है। जी 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 तो उस दिशा में जो ना जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे ना, irrespective of the region and तो वो फिर मिल सकता है। थैंक यू। धन्यवाद जी। दूसरा डॉक्टर एस मणिवेल जी, प्रमुख CTRI RS वेद संतूर। सबका नमस्कार। आई एम ऑडिबल मैडम? Yes, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। एक्चुअली ये हिंदी दिवस आता तो मेरे लिए बहुत टेंशन होता था सबसे पहले, उनकी मैं ज्वाइन करने के टाइम मुझे 2 शब्द आता था, यस यस बस बस। तो ये 2 शब्द से मैं शुरू किया था, नहीं नहीं, और तीसरा एक शब्द नहीं नहीं। तो धीरे धीरे फिर मैंने एक 5-10 साल होने के बाद एक हिंदी का कंपटीशन बार बार होते रहते थे, चलो हम भी एक बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो नंदा साहब आपका थोड़ा काइंडली म्यूट कर लीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो बार बार हमने कंपटीशन में कंटिन्यूअसली 5 साल करने के बाद 6ठा साल में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था कविता में एंड भाषण देने में। तो प्राइज लेने के बाद मैं वहां से DMFR से बाहर निकले। तो उसमें क्या हुआ, डायरेक्टर बनने के बाद भी हिंदी शब्द में बैठना पड़ते थे, बात करना पड़ता था। इसमें मेरा एक फ्रेंड था, वो कभी कभी मेरा हिंदी में करेक्शन करता है, था नहीं थी नहीं था, ये था कहाँ डालना, थी कहाँ डालना, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होते रहते थे। तो भाई समझ गया ना, छोड़ दो यार। इसके बाद मैं छोड़ता नहीं था, डॉक्टर RK माथुर, नहीं कब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ऐसे करके चिन्ना भैया ऐसे करना है करके वो सिखाते रहते थे। आई एम रिमेम्बरिंग ऑल दोस पीपल फ्रॉम जूनागढ़। फिर शिमला जाने के बाद मेरा हिंदी थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, तो शिमला में तो एक्सेप्टेंस तक आ गया है। तो रिटर्न बैक टू गुजरात, DMFR आया था, बाय द टाइम लोग का पता चल गया ये बंदा तमिलनाडु से है, बाहर से, इतना अच्छा हिंदी कहाँ से बात कर पाएंगे, ऐसा करके लोग को उसकी अप्रिशिएशन तक लेके आ गया। तो पहले तमिलनाडु में 1-2 जगह पे हिंदी लेटर होते थे, एक पोस्ट ऑफिस, एक रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से भी उसके ऊपर तार लगा के काला कलर में बंद कर देते थे। तो उसी टाइम शब्द भी देखने के लिए याद नहीं है, लेकिन बच्चे बढ़ाने के टाइम उसकी पढ़ाई करने के लिए हिंदी में पढ़ना पड़ा, आ इ ई उ करके। उसकी सबसे बड़ा तकलीफ मुझे ये होता था, तमिल में तो हमने क छ थ ठ सिर्फ 4 शब्द में करते थे, लेकिन हिंदी में जाने के बाद हर एक अंदर 4 खा होता है, ख ख घ घ ऐसा करके। तो उसकी कौन सा वाला में कौन सा ख डालना घ डालना, उससे थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे ही दूसरा रास्ता नहीं है, लेबर के पास जाके ऑब्जर्वेशन लेना एक। तो सबसे पहले तो हिंदी मैं थोड़ा सीख के गया था, तो गुजरात में वो जाने के बाद उन लोग तो बे, हम तो 2 सुना था, बे कहाँ से आ गया, त्राण बोलते थे, 3 का त्राण बोलते थे। मैं और कंफ्यूज हो जाता था, ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद बोला पहले भी गुजरात सीखना पड़ा तो ये शब्द में करने के लिए। तो धीरे धीरे एक लैंग्वेज सीख के अभी 4-5 लैंग्वेज। तो लोग को मेरे सामने कोई सीक्रेट बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा, बात तो नहीं कर पाऊंगा, कम से कम तो समझ तो जाऊंगा। तो कभी कभी बैठे रहते थे, इसको तो मजाक उठाते रहता था। वो लगता है आजकल यहाँ क्या हो रहा है पता है सर, मैं यहाँ पहुंचने के बाद एक सरदार जी आया है, नया ज्वाइन किया हुआ, तो इसलिए मेरे सामने तमिल में गालियां देते रहते थे, मैं सुनता रहता था, लास्ट में तमिल में आंसर देते, उन लोग का तो मुंह चौटा हो जाता है, ये तो सरदार जी तमिल बात करता है ऐसे करके। तो ऐसे एक भाषा है, एंड भाषा का कम्युनिकेशन दिल से निकलता तो समझ जाता है सर सामने वाला का। इस मेरा तो देख लिया है। तो कभी कभी मैं ऐसे साइलेंस में भी चला जाता हूँ, बिल्कुल बात ही नहीं करना करके, उसी टाइम तो कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिव रहता है। आने वाला भी क्या एग्जैक्टली कम्युनिकेट करना, वो मेरे पास कम्युनिकेट कर लेते हैं, मैं भी उसकी रिटर्न कम्युनिकेट कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये है, तो हिंदी इज दी national level language है, the number of people speaking may be more or less, that is not the matter। कोई चीज जबरदस्ती नहीं कर पाते, लेकिन इंटरेस्ट आ गया तो कोई रुक नहीं सकता। यू कैन नॉट मेक, क्योंकि मैं मेरा एग्जांपल ही बताया करें तो मैं तो हर एक बार सभी लोग हंसते थे, मैं एक बार कविता बोलना शुरू कर लिया तो हाँ ग्रामर पकड़ के सेंटेंस पकड़ के हंसते थे। लेकिन धीरे धीरे 5वां साल में मेरा प्राइज फर्स्ट प्राइज मिला। देन इवन द पर्सन सेलेक्टेड मी वाज फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो से, उन लोग बुला के लेके आया था, हिंदी का अनाउंसर था। तो ही सेड दैट उन्होंने इतना मेहनत करके लेके आए, तो इट इज रियली सरप्राइजिंग एक तमिल बंदा कैन एबल टू गिव दिस मच करके।
तो अप्रिशिएशन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। तो अभी भी आप बैठ रहे हैं, मैं कितना सेंटेंस अभी बात किया उसमें से कितना था कितना थी था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कम्युनिकेट कर लिया आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगला अनंदिता पाल, वैज्ञानिक। Am I audible to everyone? हाँ। माननीय निर्देशक महोदय एवं मेरे साथियों सभी को मेरा नमस्कार। मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता पाठ करना चाहूँगी। श्री अटल जी विख्यात कवि थे। मैं खुद को सौभाग्यवती समझती हूँ कि आज उनके दो कविता की 2 लाइन सुनाने के लिए। कविता का शीर्षक है हिरोशिमा की पीड़ा। कविता शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि किसी एक देश में हुआ नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना झिझोर सकती है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या है, इसी की उदाहरण है ये कविता। हिरोशिमा की पीड़ा। किसी रात को मेरी नींद अचानक उछड़ जाती है, आँख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणुशस्त्रों का आविष्कार किया था, वो हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। क्यों उन्हें एक क्षण के लिए सही ये अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखा हुआ। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम के नेह नचोड़, बुझी हुई बाती सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पढ़ाओ के समझे मंजिल, हम पढ़ाओ को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीची हड्डियों गलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अगला डॉक्टर यू श्रीधर जी, प्रभाग प्रमुख, सस्य संरक्षण। माननीय निदेशक महोदय और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दामोदर रेड्डी जी और विशेष अतिथि श्री जसविंदर जी, सम्मानीय अतिथि श्री अंबादास जी, इस कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव मिस्टर इलियास और सभी सदस्यगण, और इस हिंदी दिवस समारोह में भाग लेने वाले सभी मेरे साथियों, देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं इस अवसर पर 2 शब्द हिंदी का महत्व के बारे में बोलना चाहता हूँ। हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाले शीर्ष 5 भाषाओं में से एक है। अंग्रेजी और मैंडरीन चीन में जो बोली जाती है, इसके बाद हिंदी का तीसरा स्थान है। और विश्व में हर देश का अपनी एक भाषा और संस्कृति है, उसी से उस देश का, उस नागरिकों का पहचान होते हैं। लेकिन हमारा भारत ऐसा देश है जहाँ कई भाषा बोली जाती है और कई संस्कृतियाँ मानने वाले लोग भी बसते हैं। तो लेकिन इस सभी लोगों को जुड़ने में हिंदी का एक अहम भूमिका है।
भारत की संविधान ने कई राज्यों में बात करने वाले बोलने वाले 18 भाषाओं का मान्यता दी है, लेकिन इसके अलावा भारत में 112 मातृभाषाएं और 544 बोलियां, जिसे हम डायलेक्ट कहते हैं, बोली जाती है। ऐसी स्थिति में इस विभिन्न भाषा बोलने वालों को लोगों को एकजुट करने में और उत्तर और दक्षिण भारत में खाई को कम करने में हिंदी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी एकमात्र भाषा है जो संपर्क भाषा के रूप में उभर कर आया है। हिंदी एक सद्भाव और संपर्क की भाषा भी है। इसे इसलिए कहा जा सकता है कि इस विशाल भारत में जहां विविध संस्कृति और भाषाएं बोलने वालों को इसे एक मंच पर एक भाषा के जरिए ला सकते हैं। इसलिए हिंदी को एक राजभाषा का रूप में अपनाया। जैसा बताया कि ये राष्ट्रभाषा इसीलिए नहीं बन सका क्योंकि कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया। और हिंदी का महत्व पूर्ण भूमिका इसलिए भी है, ये एक सहज और सरल भाषा है, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया, क्योंकि इसे लोगों की स्वतंत्र इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए हम इतने साल के बाद भी हिंदी दिवस हम मना रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर मैं सबको अपील करता हूं कि आप सब भी हिंदी भाषा सीखने में और इसको समझने में भरपूर कोशिश करें और इस हिंदी दिवस को विजयी बनाएं। इस अवसर देने के लिए मैं इस कार्यान्वयन समिति को और आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अब श्री के सत्यनारायण जी, CTRA RS दिनहाटा। अनम्यूट చేసుకున్నారు। सत्यनारायण जी, आप अनम्यूट कर दीजिए। सत्यनारायण जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? अगला डॉक्टर M अनुराधा जी, प्रमुख CTRA RS कंदुकूर। सम्मानित निदेशक, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, हिंदी समितिगण, वैज्ञानिकों और सभी कर्मचारीगण को केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान केंद्र कंदुकूर के ओर से सादर प्रणाम। आजादी के बाद भारत की नवनिर्मित सरकार इस विशाल देश में निवास करने वाले विविध भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को एक साथ मिलाने के प्रयास में 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया कि हिंदी भारत के राजभाषा होगी। 14 सितंबर 1949 को राजेंद्र सिंह का 50th जन्मदिन था। राजेंद्र सिंह ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति निर्णय के अनुसार 1953 से पूरे भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अभी हम 68 हिंदी दिवस मना जा रहे हैं। हम कोई काम करने के समय एक भाषा का उपयोग करने तो बहुत आसानी होगा। उदाहरण, हमको ICAR हेडक्वार्टर्स कृषि भवन में काम है तो हम हिंदी में बात करने तो वो लोग आसानी से
समझ जाएगा। अगर हम किसी से उनके भाषा में बात करने तो उन्हें अच्छा लगेगा और वो अपनापन समझते हैं। हमारे ICAR संस्थानों में 20 to 30% का लोग उत्तर भारत वाला होगा तो हिंदी उपयोग करना आसानी से आ जाएगा। हमारे अनुसंधान केंद्र में एक स्टेनोग्राफर की मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हमारे कर्मचारी उनके साथ हिंदी में संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह कर्मचारी अपने काम में हिंदी का उपयोग कर रहे हैं। हिंदी दिवस पर एक बार फिर सभी को CTRI रिसर्च स्टेशन कंदुकूर के ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि श्री जसविंदर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन हेतु नियम और प्रोत्साहन योजनाएं पर अपना भाषण प्रस्तुत करें। जसविंदर जी आप अनम्यूट करके बात कर लीजिए। जसविंदर जी आप अनम्यूट कीजिए। अच्छा ओके ओके, अभी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी हाँ जी ओके। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ICAR के अध्यक्ष श्री दामोदर रेड्डी व श्री अंबादास हिंदी प्रोफेसर हैदराबाद का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ सभी ICAR के सभी सम्मानित कर्मचारियों का भी हार्दिक स्वागत है और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात के लिए कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए समय दिया। रिस्पेक्टेड सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा के रूप में हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसी की याद में प्रतिवर्ष प्रत्येक केंद्रीय सरकार के कार्यालय में हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। वो हर कार्यालय अपनी सुविधा के अनुसार 1 सितंबर से 14 सितंबर तक या 14 सितंबर से शुरू करके 30 सितंबर तक जैसी अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। हिंदी पखवाड़े के अंदर संबंधित विभाग अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिसमें टिप्पण, कविता, अन्य प्रकार की हिंदी में कोई भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उसके बाद उसके पुरस्कार वितरण समारोह होता है। पिछले वर्ष भी मुझे याद है कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ था और बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके कार्यालय द्वारा किया गया था। अब मैं आपको राजभाषा कार्यालय में राजभाषा के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ इसके संवैधानिक जो प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए सिंपल भाषा में मैं आप लोगों के सामने थोड़ा विचार विमर्श करना चाहूँगा कि संविधान के भाग 17 में 351 से लगा के 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के बारे में प्रोविजंस हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसके कुछ प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को लागू करने की जो जिम्मेवारी है वो किसी भी कार्यालय का जो हेड हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, उनका पूरी तरह से जिम्मेवारी होती है कि अपने कार्यालय में हिंदी के जितने भी रूल रेगुलेशन हैं उनको वो इम्प्लीमेंट कराए। दूसरी बात ये है कि राजभाषा की जो नीति है वो प्रेरणा, इंस्पिरेशन और प्रोत्साहन के द्वारा लागू की जाएगी। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सख्ती से इसको लागू नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि अपने सबऑर्डिनेट कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी में करवाने के लिए आप उनको प्रोत्साहित करें। और राजभाषा की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश को 3 भागों में बांटा गया है, कै क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। कै क्षेत्र में वो एरिया जाते हैं जो पूरी तरह से हिंदी भाषी हैं, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश,
ये कै क्षेत्र में आते हैं जहाँ पूरी तरह से हिंदी लिखी बोली और समझी जाती है। इसके अलावा ख क्षेत्र में पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात, चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी ये आते हैं जहाँ पर इनमें हिंदी के अलावा इन राज्यों की अपनी लोकल लैंग्वेज भी वहाँ पर प्रयुक्त होती है। कै और ख क्षेत्र के अलावा पूरे देश में जो भी साउथ के स्टेट हैं या नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं उन सभी को गै क्षेत्र में रखा गया है। अब मैं आपको एक इस संबंध में एक राजभाषा विभाग द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम, एक एनुअल प्रोग्राम जारी किया जाता है जिसके कुछ टारगेट्स रखे जाते हैं कि कै क्षेत्र के लिए कितना होना चाहिए, ख क्षेत्र के लिए कितना होना चाहिए और गै क्षेत्र के लिए कितना होना चाहिए। तो उस संबंध में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वार्षिक कार्यक्रम में कै क्षेत्र के लिए सबसे पहले जो होता है मूल पत्राचार। मूल पत्राचार हम किसे कहेंगे? एक तो हमें जो पत्र प्राप्त होता है उसका हम जवाब देते हैं, मूल पत्राचार उसको कहेंगे कि अपनी तरफ से हम ओरिजिनेट करते हैं उस काम को हम मूल पत्राचार बोलेंगे। तो आप चूंकि आपका कार्यालय गृह क्षेत्र में है तो आपके लिए उसकी परसेंटेज है वो राजभाषा गृह मंत्रालय के अनुसार वो आपकी 55% आपका ओरिजिनल काम हिंदी में होना चाहिए। ओरिजिनल ड्राफ्टिंग जो होती है वो गृह क्षेत्र के लिए 55% आपका होना चाहिए, जो भी आप ओरिजिनेट करते हो कोई काम। दूसरा है हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यालय में हिंदी में भी लेटर प्राप्त होते हैं, अंग्रेजी में भी प्राप्त होते हैं। तो हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर 100% हिंदी में दिया जाना कंपलसरी है एनुअल प्रोग्राम के अनुसार। अगर आपको कोई भी पत्र हिंदी में मिलता है तो आप उसके लिए बाध्य हैं कि आपको उसका जवाब हिंदी में ही देना होगा। एक और बात मैं सर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर कोई पत्र पूरी तरह से अंग्रेजी में लिखा हुआ है और उसके ऊपर नीचे हस्ताक्षर साइन सिर्फ हिंदी में है तो उस लेटर को हम हिंदी में मानेंगे और उसका जवाब हमें ये नहीं कि उसको अंग्रेजी में उसका जवाब दिया और नीचे साइन हिंदी में कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उसका मूल रूप से हमें हिंदी में ही जवाब देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर 100% हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। तीसरा कॉलम है नोटिंग। गृह क्षेत्र के लिए 30% नोटिंग हिंदी में होना चाहिए। जैसा आप फाइलिंग के ऊपर नोटिंग लिखते हो तो उसमें 30% आप लोगों के लिए टारगेट है। गृह क्षेत्र के कार्यालय 30% काम अपना नोटिंग हिंदी में लिखेंगे। चौथा पॉइंट है जो ट्रेनिंग हम देते हैं वो ट्रेनिंग में भी 30% ट्रेनिंग हमें हिंदी माध्यम से ही दी जानी है गृह क्षेत्र के लिए। अगला है हिंदी ट्रेनिंग। हिंदी ट्रेनिंग उन कर्मचारियों को दी जाती है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष मैं एज ए हिंदी प्राध्यापक राजमुंद्री में तैनात था और हम लोग प्रत्येक सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यालय में जाके उन कर्मचारियों को हिंदी का बेसिक ट्रेनिंग देते थे जो मेनली प्रबोध प्राइमरी लेवल तक का, प्रवीण 8 स्टैंडर्ड तक का और पराग्य मैट्रिक तक का, उनको हिंदी का वर्किंग नॉलेज के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते थे। तो प्रत्येक कार्यालय की ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने कर्मचारी जिनको हिंदी का ज्ञान नहीं है कृपया उनको ट्रेनिंग दिलवाएं, ये 100% सुनिश्चित करना है। और अगला है कोई भी ट्रेनिंग मटेरियल जो है वो 100% बाइलिंगुअल होगा। अगला है जो एक मेन बात है कि हर कार्यालय में लाइब्रेरी के लिए एक फंड होता है सर, और उस लाइब्रेरी के फंड में टोटल 50% हिंदी की पुस्तकें खरीदी जानी अनिवार्य है। मान लो 100 रुपए के आपका लाइब्रेरी का फंड है तो 50 रुपीज की आप हिंदी की पुस्तकें आप खरीदेंगे, ये राजभाषा का नियम। इसके अलावा सभी कंप्यूटर हैं जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं वो अनिवार्य रूप से बाइलिंगुअल होना चाहिए, उनमें यूनिकोड होना चाहिए। पहले ऑलरेडी जो जितने भी कंप्यूटर हैं वो बाइलिंगुअल ही मतलब
आते हैं बाजार में, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो उसके ऊपर यूनिकोड हम इंस्टॉल करवा सकते हैं, ताकि उससे हिंदी में काम आराम से हम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के ऊपर हिंदी आपकी अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक कार्यालय की जो वेबसाइट होती है वो अनिवार्य रूप से बाइलिंगुअल होनी चाहिए सर। ये राजभाषा के रूल रेगुलेशन है। अगर आपकी साइट है कार्यालय की वो अंग्रेजी में है तो कृपया उसको बाइलिंगुअल करवा लें। और जितने भी आपके नागरिक चार्टर या जन सूचना बोर्ड आदि होते हैं उनके ऊपर द्विभाषी में होना चाहिए। जितने भी आपके कार्यालय में नामपट हैं, नेम प्लेट्स हैं, या आपका इनकम्बेंसी बोर्ड है, वो बाइलिंगुअल होना चाहिए सर। इसके अलावा आप अपने कार्यालय के 25% अनुभागों का हिंदी का इंस्पेक्शन आपके लिए अनिवार्य है एक साल में। अगर आपके कार्यालय में 10 सेक्शन है तो 50% आपको उनका राजभाषा का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा कार्यालय में 3 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें होनी जरूरी हैं। प्रत्येक क्वार्टर में एक राजभाषा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक होती है, वो अनिवार्य है। कृपया वर्ष में 4 बार अपनी वो मीटिंग करवाने का कष्ट करें। इसके अलावा एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है, उसका हर कार्यालय को उसका सदस्य बनना आवश्यक होता है। तो अगर अब तक आप उसके सदस्य नहीं बन पाए हैं तो कृपया उसकी सदस्यता ग्रहण करें। और साल में 2 बार उनकी बैठक होती है, जिसमें कार्यालय के प्रमुख का उसमें भाग लेना अनिवार्य है। ये आदेश हैं राजभाषा विभाग के कि हेड ऑफ द ऑफिस को वो अटेंड करना चाहिए उसको। इसके अलावा जितने भी कोड मैनुअल आपके हैं ऑफिस के वो बाइलिंगुअल होना चाहिए। अलावा ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपके लिए अनिवार्य है। अच्छा, इसके अलावा एक हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती है सर। वो तिमाही रिपोर्ट अपन कंसर्न अपने हायर ऑफिस को भेजते हो, वहाँ से कंपाइल होकर मिनिस्ट्री जाती है, मिनिस्ट्री के बाद वो संसद की पटल तक जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कृपया उसको अनिवार्य रूप से आप उसको भेजना सुनिश्चित करें। इन सब चीज़ों के अलावा कार्यालय में कुछ प्रोत्साहन योजनाएं भी होती हैं। क क्षेत्र के लिए अलग होती हैं, ख क्षेत्र के लिए अलग होती हैं, ग क्षेत्र के लिए अलग होती हैं। तो उन प्रोत्साहन योजनाओं में भी कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इन सब बातों के अलावा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि अपने कर्मचारियों को छोटी छोटी जितने भी रजिस्टर, हाँ एक मेन बात और है, जितने भी आप रजिस्टर यूज कर रहे हैं कृपया उनके ऊपर बाइलिंगुअल उनके टाइटल और नाम होने चाहिए। जितने भी आप फाइलें आप कंडक्ट कर रहे हैं उन फाइलों के ऊपर भी कंप्यूटर से बाइलिंगुअल स्लिप निकाल के कृपया उसको चिपकवा लें। ये छोटे छोटे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। गैर क्षेत्र के लिए थोड़ा लेनियन है राजभाषा का मामला, फिर भी हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अनिवार्य रूप से करनी होती हैं। इसके अलावा जो हम शील मुहर जो स्टाम्प यूज करते हैं वो भी कंपलसरी रूप से बाइलिंगुअल होनी चाहिए, और उसमें हिंदी का जो फॉन्ट है वो अंग्रेजी से कम न हो। सर इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि निरीक्षण के समय ये चीज़ें विशेष तौर पे देखी जाती हैं। एक राजभाषा की साइट से जो एनुअल प्रोग्राम होता है उसको डाउनलोड करके अपनी हिंदी पत्राचार की फाइल में अवश्य रखिए, क्योंकि इंस्पेक्शन के दौरान इंस्पेक्शन की टीम उसको जरूर देखती है कि क्या आप उस चीज़ से अनभिज्ञ तो नहीं है। तो राजभाषा की साइट से कृपया उसको डाउनलोड करके अपनी कोरेस्पॉन्डेंस की फाइल में उसको जरूर लगा के रखें। ये और सबसे मेन ये चीज़ है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के तहत हेड ऑफ द ऑफिस की ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने कार्यालय में राजभाषा के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो समय समय पर इन बातों का ध्यान रखे कि भाई कार्यालय में नियम अनुसार हिंदी का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ अगर किसी कर्मचारी को कोई राजभाषा से संबंधित कुछ पूछना हो तो उनके सुझाव सर आमंत्रित हैं। और ज़्यादा मैं आप लोगों का समय न लेते हुए ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब इस कार्यक्रम का विशेष अतिथि श्री अंबादास जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अहिंदी क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सूचनाएं विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करें।
अंबादास जी, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। अभी सुन रहे हैं मैडम सभी लोग? हेलो, जी, सुन रहे हैं? सुनाई आ रहा है आपको? आवाज आ रहा है? ये तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमहेंद्रवरम के सभी अधिकारियों, विशेष करके वहाँ के निदेशक महोदय श्री दामोदर रेड्डी सर और सभी स्टाफ को मैं हिंदी दिवस के इस समारोह के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सर मैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो CTRI है उसका संबंध मेरा 30 साल पुराना है सर, क्योंकि मैं सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी राजमहेंद्रवरम में 1990 में। उन दिनों में मैं थोड़ा सा अनौपचारिक रूप से कहना चाहूँगा कि उन दिनों में वहाँ पर श्री एक अनुवादक हुआ करते थे श्री रामाराव जी, आपको याद होगा, वो अभी तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और यहाँ हिंदी का हम लोग चला करते थे, तो मेरा आना जाना बहुत लगा रहता था CTRI में। तो मेरी बहुत मतलब इस तरह से मतलब आत्मीयता हो चुकी थी कि हर कार्य में मैं इसे बिल्कुल संलग्न रहा करता था, और CTRI के लोग भी मुझे बहुत ज्यादा आत्मीयता के साथ रहा करते थे। इस तरह से हम लोग राजमहेंद्रवरम में मैं शायद 14 वर्ष तक रहा हूँ वहाँ पर। अभी हैदराबाद पर हूँ। तो जब मुझे कृष्ण कुमारी जी ने बताया आपको व्याख्यान है, बिल्कुल भी जानता हूँ, अंदर की शुभाकांक्षा लो, आप अंदर की शुभाकांक्षा लो। हेलो, सुन रहे हैं ना सर? आप लोग सुन रहे हैं ना? हेलो, हाँ मैडम, आप सुन रहे हैं ना? सुनाई दे रहा है? हाँ जी। तो मैडम चलिए हम लोग इस समारोह के दूसरे पड़ाव की ओर आते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो अनुभव किया हूँ उस तरह से, जब आपने विषय दिया कि को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण भारत के क्षेत्र में, विशेष करके अपने राजमहेंद्रवरम के लोगों कि मैं जब वहाँ आया था तो राजमहेंद्रवरम में हिंदी का माहौल नहीं था, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि इतना वो हुआ है, बहुत बदल गया है अभी राजमहेंद्रवरम। खास देखा कि हिंदी का अच्छा माहौल है वहाँ पर, वातावरण हिंदी का अच्छा है, क्योंकि मैं कई वर्ष तक हिंदी समारोह में वहाँ हूँ, और वहाँ के जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उन्होंने जो पार्टिसिपेशन रहता था हिंदी के कार्यक्रमों में, प्रतियोगिताओं में, उनको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं किसी हिंदी या हिंदी क्षेत्र में हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हिंदी के क्षेत्र में हूँ। इतना वहाँ पर परिवेश था राजमहेंद्र में, सिर्फ खास करके CTRI में। तो उस बात के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ मैडम, आपका परिवेश बहुत अच्छा है। हिंदी के प्रति आप लोगों का जो रवैया है बहुत ही सकारात्मक है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए अब देखिए, हिंदी के प्रति हम लोग की जो जिम्मेदारी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम करते हैं, जिम्मेदारी की बात करते हैं, संविधान, ये सिलसिला शुरू होता है जब एक्ट बना था 1963 में। तो ये जो एक्ट बना था इसका मूल यही था कि आगे चलकर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करना था। ये तो शुरुआत थी 1963 में जो एक्ट बना, जो कानून बना। अभी देखिए सरकार में कोई भी नीति को अगर कार्यान्वित करना होता है तो क्या करती है गवर्नमेंट? सबसे पहले तो वो कानून बनाती है, संविधान में, संविधान के थ्रू बनता है। तो संविधान में जब इस राजभाषा को कानून बनाया गया, कानूनी रूप से इसको अंगीकार किया गया 1963 में, तो उसके बाद ये हो गए सुगम होते गए बनाने के। जो कानून बना उसका फिर कुछ संशोधन हुआ 67 में, फिर उसके बाद 68 में मेरे ख्याल से जो संकल्प होता है राजभाषा संकल्प पारित हुआ। उसके बाद 1976 में फिर
नियम बनाए, रूल्स रेगुलेशंस आ गए, ये सारी चीजें हमारे को हमें उस ओर अग्रसर करते रहे, ज्ञान दिया जाए। उनके तहत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। राजभाषा विभाग के तहत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। तो एक एक कड़ी जुड़ती गई हिंदी के कार्यान्वयन के लिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे विकल्प है हिंदी का कार्यान्वयन के लिए। एक तो है कि राजभाषा विभाग बैठा हुआ है, राजभाषा विभाग से हम सारी चीजें वो सारी चीजें ले सकते हैं जहाँ से हमें आगे अपने कार्यालय में इसे हिंदी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान बनी। जो हमारी संस्थान है वो संस्था जो हिंदी भाषी छात्र हैं विशेष करके उनके साथ जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको हिंदी का प्रशिक्षण देना है राजभाषा के रूप में, एक होगा। फिर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो हमारा जो लिटरेचर है, हमारे जो चाहे वो एडमिन का लिटरेचर हो या फिर साइंटिफिक लिटरेचर हो, वो ट्रांसलेशन का काम। फिर उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन का काम, कार्यान्वयन, तो उसका भी कार्यालय उसी के तहत है CHTI की। तो कार्यान्वयन में मतलब मैं आप जानते होंगे कि कार्यान्वयन के लिए उपनिदेशक आपके दौरे पर आते हैं, प्रगति की समीक्षा करते हैं कि हिंदी में कितना कामकाज हो रहा है, कितना आगामी होना है और किस तरह से हो रहा है, और उसके अपने सुझाव भी देते हैं, वो सुझाव भी देते हैं। इस तरह से ये तीनों जो पार्ट्स हैं, तीनों जो अंग हैं, प्रशिक्षण का, कार्यान्वयन का और अनुवाद का, ये तीनों चीजें हमारे लिए सुगम है मैडम। आज के सुगम है सर। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन चीजों से हमें अपने कार्यालय में कार्यान्वित हिंदी राजभाषा के में कार्यान्वित करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। जहाँ तक हमारे विशेष करके हमारे तेलुगु भाषी जो कर्मचारी उनको हिंदी सीखना बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगा, जो बेस है, जो आधार है, वो हिंदी का और तेलुगु का एक ही है। जैसे अभी एक सर बता रहे थे कि तमिल भाषी सर है, वो किसी कहाँ से बात कर रहे थे, सेल्वा कुछ नाम ने मुझे याद नहीं है, वो अभी साहब बात कर रहे थे ना, तो बता रहे थे कि तमिल में क होता है, च होता है, ट होता है, तो ये बाकी के नहीं होते, उनके लिए दिक्कत होती है, वो बता रहे थे। तो ये दिक्कत हमारे तेलुगु, हम भाग्यशाली हैं कि तेलुगु भाषा और हिंदी भाषा का जो आधार है वो संस्कृत है। तो संस्कृत के होने के नाते हमारी जो भाषा शैली होगी, हमारा जो वोकैबुलरी, जो शब्दकोश होगा, वो लगभग एक ही है। हाँ, उसमें कुछ भेद हो सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कृषि, आपका जो कृषि है ना मैडम, कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि, ये कृषि का मतलब हम लोग हिंदी में जो है एग्रीकल्चर के लिए कहते हैं, लेकिन जब तेलुगु में उसको समझते हैं तो कृषि का मतलब होता है एफर्ट्स। तो शब्द तो वही है, वहां पर हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई कृषि को हम क्या समझें, एग्रीकल्चर या फिर एफर्ट्स। तो ये एफर्ट्स हम लोग एफर्ट समझेंगे क्योंकि हमारी मातृभाषा तेलुगु है, तो मैं समझूंगा कि ये एफर्ट है, लेकिन यहाँ पर हमको समझने की आवश्यकता है, ये चीजें हैं। अन्यथा जो वोकैबुलरी है, जो भाषा शब्दकोश है, वो तेलुगु में और हिंदी में समान अंतर है, इसमें कोई भेद नहीं है, सिर्फ क्रिया रूपों का ही भेद है, अन्यथा कुछ विशेष भेद नहीं है। लिपि का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपने कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, वो सरकार योजनाएं सिर्फ बढ़ावा देने के लिए, उससे कार्यान्वित करने के लिए भी है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राजभाषा शील्ड बनाए रखे हैं केंद्र सरकार ने, क्योंकि ये हमारे कार्यालय में अगर काम अच्छी तरह से हो रहा है तो वो वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं, उस पदक को हम ले सकते हैं, उस शील्ड को ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि अपने कार्यान्वयन पे वो डिपेंड करेगा। तो कार्यान्वयन कैसे होगा? कार्यान्वयन होगा कि हम एक एक कर्मचारी को हिंदी से अवगत करवाएं, अपने स्तर पर अवगत कराएं। प्रशिक्षण देकर करवा सकते हैं या फिर बहुत सारे साधन है, आज साधनों की कमी नहीं है, आज किसी भी तरह से कोई भी साधन अवेलेबल है।
इंटरनेट के माध्यम से, फिर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के जो टूल्स है उसके माध्यम से, बहुत सारे टूल्स है, अनुवाद के भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं आज। तकनीकी रूप से हम बहुत समृद्ध हो चुके हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान देंगे कि मुझे हमारे कार्यालय में, हमारे CTRI में 100% काम करना है। ठीक है, ये जो केंद्र सरकार का जो नीति है, केंद्र सरकार की जो नीति है वो 55% कार्य करना है, वो सफिशिएंट है। लेकिन सिर्फ 55% को नहीं देखना है, हमें देखना है कि हम 100% काम कैसा करवा सकते हैं। तो 100% हम काम करवाएंगे हमारे कार्यालय में, हमारे CTRI में, तो फिर वो बात अलग हो जाएगी। कितनी अच्छी होगी वो बात कि आपका कार्यालय घोषित हो जाएगा, नोटिफाइड हो जाएगा, अधिसूचित हो जाएगा कि यहाँ पर पूरा काम हिंदी में चलता है। तो ये इसके लिए एफर्ट्स की जरूरत है। एफर्ट कैसे? आप छोटे स्तर पर छोटे छोटे कार्यक्रम बनाकर यहाँ से आप शुरुआत करवा सकते हैं कि अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को ये निर्देश दें कि जब अभी तो मेरे ख्याल से बायोमेट्रिक हुआ है, पहले तो वो रजिस्टर में हस्ताक्षर करते थे। हाँ, एक है जब आप रजिस्टर में वो काम करते हैं तो वो छोटे छोटे पदावली होते हैं, शब्दांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वो हिंदी में उनको उससे दिखा, वो एक डेली वन वर्ड बोल के रहता है ना मैडम, वो एक की जगह पे 2 करवा दीजिए उसमें। तो मैं आपको यही सुझाव दे रहा हूँ। इसके लिए योजनाएं और हैं, जैसे ये व्यक्तिगत योजनाएं भी रखा है गवर्नमेंट। कैसे? मान लीजिए कि अब आपके विभाग में अगर कोई हिंदी में काम करते हैं तो उसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार ऐसे त्रिमाही में, एवरी क्वार्टरली उनको प्राइज दिया जाता है। ये इंडिविजुअल होता है। आप प्राइज मनी कितनी देते हैं ये विभाग डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नगर राजभाषा समिति है, केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति है, ये बड़े पैमाने पर होते हैं। लेकिन ये चीजें हैं, सारी चीजें हैं, बड़े पैमाने पर हैं, लेकिन हमको वहाँ इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कार्यान्वयन के लिए देखना है। तो इसके लिए हम आसान तरीका ढूंढना है। कैसे? हिंदी के जो हमारा जो सिस्टम में तो हिंदी तो आता ही है। तो अगर वो काम कर रहे हैं, बीच में अगर कोई भी कर्मचारी कुछ शब्द हिंदी के लिखता है, उसके लिए टाइपिंग आने की जरूरत नहीं है, उसके लिए टाइपिंग की जरूरत नहीं है। आजकल इसमें जो सिस्टम में हमारे भाषा इंडिक में आ गया है कि अगर आप मान लीजिए अंग्रेजी में CH से शुरू करते हैं, CHI इस तरह से चेन्नई वगैरह लिखना है, तो आप CHENNAI ऐसा इस तरह से लिखेंगे तो फिर वो चेन्नई बोल कर आ जाएगा। तो ये टाइपिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। सरकार कानून बनाती सही है, लेकिन और एक बात है, मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजभाषा कानून बना है, लेकिन आप देखिए हर कानून में कुछ न कुछ, अगर कुछ कानून का पालन नहीं करता तो उसको पेनल्टी होती है। जैसे ट्रैफिक का ही मैं बता रहा हूँ, ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो नहीं करते तो हमको पेनल्टी होती है। लेकिन राजभाषा से संबंध जो कानून बनाया गया है, जो अधिनियम बनाया गया है, उसमें कहीं पर भी कोई पेनल्टी या दंड का कोई प्रोविजन या प्रावधान नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रोविजन में कहीं पर भी पनिशमेंट जैसा कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं काम करने के लिए। तो काम करने की इच्छा शक्ति हम पर है, हम कितना काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट बोलती है, सरकार ये कहती है कि भाई आपको इतना काम करना है, इतना प्रतिशत, 55% आप करना है, 80% आपको करना है, इतना ऐसे बताती है गवर्नमेंट। लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति हम पर डिपेंड करती है, हम हर कर्मचारी से कैसे काम ले सकते हैं। जैसे दूसरे काम लेते हैं ना हम लोग, जैसे रूटीन का जब जो काम लेते हैं कर्मचारियों से, अधिकारियों से, उसी तरह के हिंदी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो भी काम करना है हमको साथ साथ में, क्योंकि वी आर अबाइड बाय the provisions whatever provisions have been made in the constitution, we are abide by all these things। तो हम लोग जुड़े हुए हैं उससे, हम लोग बंधे हुए हैं। जब तक हम केंद्र सरकार में हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए आपको जोर जबरदस्ती की
जरूरत नहीं। आप अपने कार्यालय में इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं बनाइए, जैसे हर कार्यालय में प्रोत्साहन योजनाएं बनाते हैं, तो तिमाही के लिए इस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार इस तरह से रखिए और सबको आगे आने के लिए कहिए। वो धीरे 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 सीखेंगे और हिंदी में काम भी करेंगे। काम करना मुश्किल नहीं है और हिचक की जरूरत नहीं। लोग झिझकते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, वहाँ गलती की कोई संभावना क्यों नहीं रहती। मैं बताता हूँ कि अगर आपको अंग्रेजी का कोई शब्द है, अंग्रेजी का शब्द हिंदी में नहीं आ रहा है, तो आप उसी को हिंदी में लिख सकते हैं। सर अभी सर बता रहे थे, प्रशासन के अधिकारी सर शायद, कि अनुमोदन के लिए, अप्रूव्ड के लिए अनुमोदन है, अनुमोदित ऐसे लिखना है। अगर अनुमोदित लिखने में आपको दिक्कत है तो हिंदी में लिखिए, ट्रांसक्रिप्शन करते हुए, स्क्रिप्ट बोलते हुए कि अप्रूव्ड लिख लीजिए, अप्रूव्ड। इस तरह से आप अगर अंग्रेजी के शब्द भी लिखेंगे तो ये भी हिंदी का माना जाएगा। ऐसा नहीं आपको अनुमोदित या अनुमोदित इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से आपको अपने को बढ़ावा देना है, आप हिंदी को बढ़ावा देना है। जब आपको अप्रूव्ड आ जाएगा, आज अप्रूव्ड आया, कल अनुमोदित भी आ जाएगा, तो इस तरह से आप धीरे, शुरुआत तो धीरे से होती है, एक कदम बढ़ेंगे तभी हम मंजिल पे पहुंचेंगे ना। हम एक बार जंप नहीं कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से तो मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि राजमंड्री में राजा महेंद्रवरम अभी बना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब आपका फोन आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं 18 साल हुए मुझे राजमंड्री छोड़कर, 2002 में छोड़ा हूँ मैं। तो फिर उसके बाद मैं DA गया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, और मैं ये अवसर देने के लिए मैं आपके निदेशक महोदय श्री दामोदर रेड्डी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वहाँ के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आप इस तरह से अपने संस्थान के काम के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप बिल्कुल आसानी से, आराम से काम करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर डी दामोदर रेड्डी जी से अनुरोध है कि वे अपना अध्यक्ष संदेश दें। धन्यवाद हेमा जी। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अम्बादास जी, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं हैदराबाद से, और एक और सुपरिचित अतिथि जो जसविंदर जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में पार्लियामेंट में अनुवादक एवं संपादक पद पर कार्यरत हैं। अब जो जसविंदर जी इसके पहले राजमंड्री में ही प्राध्यापक, हिंदी प्राध्यापक रूप में काम करते थे यहीं पे, तो हम लोग उनसे सुपरिचित हैं सब लोग। और इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हमारे साथी विभाग अध्यक्ष हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रशासन का ओर से, और हमारा जो नया ज्वाइन किया इधर राकेश दुबे जी और अन्य कर्मचारी, सब लोगों को मैं अपने ओर से पहले नमस्कार करता हूँ। और उसके इस शुभ अवसर पर हिंदी के जो हिंदी दिवस का समारोह का जो शुभ अवसर है, इस संबंध में हम हमारा ओर से और पूरे संस्थान के ओर से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा अभी हम सुन रहे थे, कहीं एक मेरे पहले से जो भाषण दे रहे थे, सब लोगों से यही हम लोग को सीखने में मिला कि हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है, एक सरल भाषा है, और हम लोगों को इसको कामकाज में प्रयोग करने में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कंपल्शंस भी नहीं है। जैसा अभी हमारा जो अम्बादास साहब भी बोल रहे थे पहले, ये साहब भी बोल रहे थे, और इवन जसविंदर जी भी बोल रहे थे, जो भी
शब्द का अगर हम लोग हिंदी में नहीं लिख पाते हैं और हिंदी में बोलने में सक्षम नहीं है, तो उस शब्दों का हम लोग अंग्रेजी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी का स्क्रिप्ट लिखिए या नहीं तो अंग्रेजी का वर्ड का वैसे ही प्रोनाउंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हमारा मकसद ये है हिंदी का जो प्रयोग करना है अपना कामकाज में, उसका संभव जो जैसा काम चलाओ जो बोलते हैं काम चलाओ भाषा या इस टाइप का हम लोग का काम करना है संभव, और उसका कम्युनिकेट करना है। जो भी हम लोग को बताना है, किसी चीज को दूसरों के पास पहुंचाना है, किसी का पत्र का उत्तर देना है, ये सब हम अपना जो भी संभव भाषा है उसमें यूज इस्तेमाल करते हुए उसको कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन का माध्यम है। इसके अलावा इसके ज्यादा हम लोग अगर ज्यादा सोचेंगे इसके बारे में, हम प्योर हिंदी ही लिखेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे, हिंदी में ही पढ़ेंगे, तब हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे इस कामों में। तो इसलिए मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, मैं जितना संभव है उतना, चाहे हो सकता है जो गलत भी हो जाए, इसको समझ लेते हैं सब लोग, तो अपना अपना जो हर रोज की रोजाना जो काम होते हैं उसमें भी और बोलचाल में भी हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करके इसका जो उद्देश्य है, जो हिंदी का दिवस हो, सप्ताह हो, पखवाड़ा हो या मास हो, हम जो समारोह का आयोजन करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य एक ही चीज है, इसमें हिंदी का अपने कामकाज में ज्यादा से ज्यादा अधिकांश लोगों से इसको कार्यान्वयन करवाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका संबंध में हम लोग पिछले सालों में कई एक प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे, बट इस साल क्या हो गया, ये जो कोविड-19 जो महामारी है, इसका कारण और हमारा भारत सरकार की ओर से जो जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए और उसका मानक प्रचालन प्रक्रिया जो SOPs बोलते हैं, इसका भी हम लोग ध्यान में रखते हुए, अनुपालन करते हुए इस बार हम लोग वर्चुअल ये जो मीटिंग के रूप में हिंदी दिवस का समारोह आयोजन करने का फैसला लिया। और मुझे बहुत अभी प्रसन्नता है, सब लोग अपना न केवल हेडक्वार्टर से बल्कि स्टेशनों से भी, जैसा संतु तमिलनाडु से भी बहुत इंटरेस्ट लेके वहाँ का जो प्रमुख डॉक्टर मणिवेल साहब अभी हिंदी में भाषण दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा। वैसे ही हमारा जो कर्नाटक से भी मित्र है और कंदपुर से भी मैडम जी बोल रही थी, और बाकी अन्य वैज्ञानिक और अदर जो भी कर्मचारी हैं वहाँ के, सब लोग अभी इसमें भाग ले रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग जो प्रयास जारी रखा पिछले कई एक वर्षों से, ये प्रयास निरंतर जारी रहेगी आगे भी, और कभी ना कभी हम लोगों का जो कामकाज है, ऑफिशियल कामकाज, सरकारी कामकाज जो होगा, उसमें हम जैसे भी अभी जो जसविंदर साहब बोल रहे थे, कैटेगरी में जो क्षेत्र है, जैसा राजमंड्री या साउथ के कई एक क्षेत्र, उन क्षेत्रों में से जो संस्थानें हैं उसमें कम से कम 50% जो हमारे से ऑरिजिन होगा, जो काम हमसे शुरू होगा, उसमें 50% हमको कंपल्सरी हिंदी में लिखना है। नॉट एवरीथिंग, यहाँ से जो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे काम, उसका जो ऑरिजिन होगा उसमें 50% हम हिंदी में शुरू करेंगे। वैसे ही कई एक जो प्रोविजंस है उसमें कैसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, कई एक प्रतियोगिताओं में तो उनका प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस टाइप का कोई प्राइजेस वगैरह देके हर साल हम निरंतर सभी लोगों को थोड़ा सा बड़ा ये हिंदी का प्रयोग करने में तो प्रोत्साहन देते हैं। इस साल वो नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा दुखी की बात है ये, बट अगले साल से आगे हम लोग ये जो हम लोग का जो परंपरा है हिंदी को बढ़ावा देने में और हिंदी का जो महत्व है लोगों तक पहुंचाने में, और ये सब लोगों को हिंदी में बोलने का थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा प्रमोट एनकरेज करके हिंदी में बोलवाना, हिंदी में काम करवाना, ये सब कुछ थोड़ा आगे ले जाने में हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इस संदर्भ में मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए
सभी लोगों को फिर एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि जितना भी संभव है जहाँ पे भी आप रहे, चाहे वो तमिलनाडु हो या आंध्र हो, कर्नाटक हो या वेस्ट बंगाल हो। अभी हमारे एक साथी मैडम आनंदिता पाल, शी इज बेसिकली फ्रॉम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, बंगाली, बट शी वाज बहुत अच्छे से हिंदी में हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ कविताओं का या कुछ प्रस्तुत करके हम लोगों को थोड़ा सा हिंदी में कैसे हम लोग आगे जाना है करके रास्ता दिखाया। तो इस टाइप का अगर हम प्रयास करेंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है हम नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली हम आगे जाके सफल प्राप्त करेंगे, बट कोशिश तो निरंतर जारी रखना है। ये मेरा ओर से सब लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं है अभी इस साल में जो नहीं कर पाया, हम अगले साल में इसका डबल उत्साह से, डबल प्रेरणा से इस दिवस में पखवाड़ा ही मनाएंगे अगले साल। इस बार नहीं करवाया तो हम अगले साल इसका भरपूर इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये जो दिवस का जो हम लोग ने निर्देश किया था, इसका मतलब आगे आने वाले दिनों में हमको क्या करना है। हर आदमी कम से कम, अभी हमारे साथ अभी ये वो भी आए तो इस हिंदी क्षेत्र के हैं हम लोग, जो आई हिंदी क्षेत्र वालों के लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम लोग चाहे हमारी मजबूरी या उनकी मजबूरी है, सब लोग मिलकर अभी हिंदी में ही बात करेंगे। ये एक शुभ सूचक है हमारा संस्थान के लिए। अभी एक आध दो लोग और हिंदी वाले आने से और भी अच्छा रहेगा, लेकिन देखते हैं अभी कैसे होगा। अभी हमारा जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद अभी खाली है, वैसे ही कुछ और पदों की हिंदी असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के पद भी अभी खाली है। तो उसमें भी कोई ऑफिसर आएंगे तो हम लोगों का भी कुछ हिंदी का जो प्रयोग है स्तर, इसका जो जिस स्तर पे हम अभी काम कर रहे हैं उसका थोड़ा और ऊपर ले जाने में सहयोग मिलेगा। तो अब सब लोगों से अगेन मैं यही अनुरोध करता हूँ कि प्रयास करिए। प्रयास करने से कोई हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है। जो भी मिलेगा प्राप्ति करेंगे, हिंदी में ज्ञान प्राप्त करेंगे। हिंदी का ज्ञान जो प्राप्त करेंगे, न केवल सरकारी का कामों में हम कर पाएंगे अच्छे से, बल्कि बाहर जाएंगे, जब नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत जब जाएंगे तो वहाँ का लोगों से बात करने में कोई, अभी मैडम एक अनुराधा मैडम भी बोल रही थी, उन लोग अपना मानते हैं। जो भी आप उनकी लैंग्वेज में अगर हिंदी में बात करेंगे, आप लोगों का जो समाधान होगा तुरंत होगा और सक्षम होगा। नहीं तो कोई आप अंग्रेजी में बोलते रहेंगे तो अरे ठीक है साइड में रखेंगे, हिंदी में आंसर आपको अंग्रेजी में आंसर नहीं मिल पाएगा तुरंत, और आपका काम भी नहीं होगा, टालने का बहुत मौका चांस है उसमें। इसलिए हम जब इधर हिंदी सीख लेंगे, उत्तर भारत जाएंगे, उसमें ऑफिस में कृषि भवन में जाएंगे, उन लोगों से बात करते हो थोड़ा सा हिंदी में बात करने का ट्राई कर लीजिए। कोई बात नहीं है, गलत भी हो सकता है, उन लोग मानते नहीं है सर, अच्छे से स्वीकार कर लेंगे। और आपको जो भी काम करना है हिंदी में बोलने से दे विल बी वेरी हैप्पी, इतना हैप्पी हो जाएंगे खुशी से। आपका जो भी है समझ के आपको क्या चाहिए करके पूछ के आपका काम करने के लिए उन लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये भाषा का जो विशिष्टता है, जो आदमी से हमको काम लेना है, जो आदमी से हमको कुछ हेल्प लेना है, उन्हीं के लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे, उन्हीं के भाषा में बात करेंगे, तो ये मान के चलिए आपका काम आसान से हो जाएगा। आप जो भी पाना चाह रहे हैं वो पा सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ साथ सभी लोगों को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। इन हिंदी जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मेंबर्स है, जितना भी है, ये सब लोग बहुत अच्छा काम किया, सुबह से कर रहे थे इन लोग। विशिष्ट रूप से हमारे जो अतिथि है आज के इस प्रोग्राम के, संजय अहमदास प्रोफेसर साहब और जसविंदर साहब, इन दोनों के लिए मैं अपना पर्सनल ओर से, मैं संस्थान की ओर से फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने कुछ टाइम निकाला हमारे लिए और भाग लिया, कुछ
हिंदी का कैसे बढ़ावा करना कुछ निर्देशन दिया आप लोगों ने। सभी लोगों को फिर एक बार धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। हाँ, जसविंदर जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जसविंदर जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। 1 मिनट सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप सर विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार मैंने 5 या 6 कार्यालयों में मैं गया था हिंदी पखवाड़े के अवसर पर, लेकिन ICAR का जो भी प्रोग्राम था वो सबसे बेस्ट था और बहुत अच्छा आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा पारितोषिक वितरण किया था और आप लोगों का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मुझे लगा। LIC में गया, मैं प्रसार भारती में गया, ONGC में गया, मैं गेल में गया, लेकिन सबसे जो बेस्ट जॉब का था वो सबसे बेस्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात सर, हिंदी अनुवाद से संबंधित अगर कोई भी काम हो तो आप एनी टाइम आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अनुवाद के संबंध में कोई भी आपको अनुवाद करवाना हो तो एनी टाइम आपको। तीसरी बात सर, आप सभी का भारतीय पार्लियामेंट में स्वागत है, कभी भी आप दिल्ली आइए सर, मोस्ट वेलकम। राजमुंद्री का रेफरेंस देख के हम आपको पार्लियामेंट घुमाएंगे सर। धन्यवाद। धन्यवाद जसविंदर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कार्यक्रम अंत में आ गए हैं। अब मैं श्रीमती बी कृष्ण कुमारी जी से अनुरोध है कि वे धन्यवाद ज्ञापन दें। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर डी दामोदर रेड्डी महोदय, अनुवादक एवं संपादक पार्लियामेंट नई दिल्ली श्री जसविंदर जी, हिंदी प्रोफेसर हैदराबाद के अंबादास जी, इस संस्थान के प्रभाग प्रमुखों, अनुभाग अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी वित्त एवं लेखा अधिकारी, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासन, अन्य कर्मचारियों और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस संस्थान के निदेशक और अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति डॉक्टर डी दामोदर रेड्डी साहब को, जिन्होंने अपना पूरा समर्थन और अनुमति दी है इस हिंदी दिवस को मनाने के लिए दी है। मैं धन्यवाद देती हूँ श्री जसविंदर जी और श्री अंबादास जी को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हमें कुछ सीखने को उनसे प्राप्त हुआ और इस हिंदी दिवस को सफलता के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ श्री राकेश दुबे जी, डॉक्टर एस मणिवेल जी, अनिंदिता पॉल जी, एम अनुराधा मैडम जी और डॉक्टर यू श्रीधर जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपना विचार प्रकट किया। इस संस्थान में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था सर, हर रोज एक हिंदी शब्द सीखिए। इसके अंतर्गत सूचना पट पर हर दिन एक हिंदी शब्द लिखने के लिए मैं इसके लिए आनंदिता पाल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने अपना समय निकालकर जो हर दिन एक हिंदी शब्द वो अभी भी लिख रही हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ इस सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को, जिन्होंने इस हिंदी दिवस की सफलता के लिए पूरा सहयोग दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस संस्थान के AKMU के कर्मचारियों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलता बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दिया। अंत में आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस हिंदी दिवस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जसविंदर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंबादास सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, ओके। मैडम नमस्कार, थैंक यू, वेल ऑर्गेनाइज्ड। मेरा नाम में थोड़ा इनिशियल P मणिवेल कर देना, S मणिवेल नहीं है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। क्योंकि वो लोग सोचेगा कोई नया मैं साइंटिस्ट ज्वाइन कर लिया ऐसा करके। क्या अनुराधा मैडम எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? how are you? Fine. How are you? How are you, Manuel? బాగుంటున్నారా?